Good morning to all of you. Today we are going to discuss the timber. चलो वैसे टिम्बर क्या होता है, कुछ आइडिया? व्हाट इज टिम्बर? कुछ भी मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले तो किस लिए पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट में दिया जाता है, क्या बताओ? स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है ना? चलो सबसे पहली चीज़ क्या? सबसे पहला तो सब्जेक्ट का नाम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब तक हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सीमेंट पढ़ लिए, ब्रिक पढ़ लिए, मेसोनरी पढ़ लिए, ठीक है, मोटार थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ठीक है। तो इसी तरह टिम्बर इज ऑल्सो मटेरियल। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या होगा? व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी? अब 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन फॉर आर्किटेक्ट्स, ठीक है। इसके थोड़ा सा ब्रीफ में चाहिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टिम्बर के बारे में चाहिए, ठीक है। आज तो वैसे पढ़ ले रहे हैं टिम्बर। चलो लिख लेना, बाद में लिखना, सुन लो पहले, ठीक है। अब पीपीटी देखो सबसे पहले, ठीक है। तो व्हाट इज टिम्बर? वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन इंजीनियरिंग एंड कारपेंट्री, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग या कारपेंट्री के लिए हम जिस वुड का यूज कर रहे हैं दैट विल बी स्पेसिफाइड एज अ टिम्बर, ठीक है। टिम्बर इज यूज फॉर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रीज दैट आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं ट्रीज, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस, ठीक है। आपने सुना होगा चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ठीक है। दीज आर द सॉफ्ट वुड ट्रीज, ठीक है। कॉनिफर ट्रीज इनको कहा जाता है। डेसिडुअस दैट आर हार्डवुड ट्रीज, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, पतझड़ वाले जो होते हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, तो दैट आर डेसिडुअस, ठीक है। कॉनिफर का भी शेप होता है, जैसे कि कोनिकल शेप में जो जा रहे हैं ना, दैट इज कॉनिफर। अभी फिगर भी है तो वो देख के ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सॉफ्टवुड ट्रीज होंगे और एक हार्डवुड ट्रीज होंगे, ठीक है। और एक और होते हैं दैट इज एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, दीज आर द 2 टाइप्स। एक्सोजीनियस में भी 2 टाइप है, कॉनिफर एंड डेसिडियस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा ट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस से नाम समझ में आ रहा है, दीज ट्रीज ग्रो इन बल्क बाय इंक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकले दैट इज एक्सोजीनियस। जो भी नॉर्मल ट्री देख रहे हैं दैट इज एक्सोजीनियस, ठीक है। एंडोजीनियस में जो पाइन ट्री हो गया, ये सब ट्री होते हैं ना, एक मिनट, एक्सोजीनियस में देखो, हाँ, बेम्बू इज एंडोजीनियस, ठीक है। एक्सोजीनियस में हमारे जो भी आएंगे दैट इज पाइन, स्प्रूस, ये सब सारे आ रहे हैं, ठीक है। जो कि सिंपल सा समझो कि जो बाहर की डायरेक्शन में निकल रहे हैं इस टाइप में, ठीक है, दैट इज एक्सोजीनियस। दीज ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स एंड अंटिल न्यू वंस आर ग्रोन। मतलब कहने का मतलब है जो अपनी लीफ हमेशा नहीं छोड़ देते, ठीक है। मतलब डेसिडुअस में क्या होगा या एंडोजीनियस में क्या होगा, कई बार ये ट्रीज मतलब अपने पत्ते पूरे छोड़ देंगे, और जबकि एक्सोजीनियस में क्या होगा, जो भी अपने पत्ते शेड मतलब इनके होंगे जब तक न्यू वन निकल नहीं जाते, ठीक है, नए पत्ते ना आ जाए तब तक। इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? एवरग्रीन ट्रीज और कॉनिफर ट्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पत्ते तभी झड़ेंगे जब दूसरे पत्ते आ जाएंगे, ठीक है। These trees consist of circular rings होते हैं, ठीक है, along their horizontal section that is added up each year, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है annular rings, ठीक है। ये हमें जब हम पेड़ काटते हैं ना, तो उसके अंदर जो रिंग्स बने होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। एक रिंग में 1 साल, ठीक है। इसी तरह जितने रिंग्स बनते जाएंगे वो एक साल पे बनते जाते हैं, तो वो बता देते हैं व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। द वुड यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम द डीज ट्री। जो भी इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, हम देखो हमारा मेन पर्पज क्या है, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज करना वुड का, ठीक है। उसी इन्हीं में से जो एक्सोजीनियस होते हैं उसी में से मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। इनको भी 2 तरीके के क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कॉनिफर एंड डेसिडुअस, ठीक है। कॉनिफर को कहा जाता है सॉफ्टवुड ट्रीज। दीज ट्रीज पॉसेस डिस्टिंक्ट एंगुलर रिंग्स एंड इंडिस्ट मेडुलरी रेज। अभी दिखाता हूं मैं ये क्या होता है, ठीक है। वुड ऑफ दीज ट्रीज आर लाइट इन वेट, कलर हेंस आर कॉल्ड एज सॉफ्टवुड, ठीक है। सबसे मतलब ये लाइट इन वेट होते हैं इसलिए इनको सॉफ्टवुड कहा जाता है। एग्जाम्पल इज चिर, दियोदार, पाइन, स्प्रूस, ठीक है, इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद कर लेना 2-3। नेक्स्ट इज डेसिडुअस, ठीक है, इनको कहा जाता है हार्डवुड ट्रीज।
These are also known as broad leaf trees. ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं. ठीक है, they shed their leaves in autumn which again grow back in spring. autumn में इनके जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं और spring में वापस आ जाते हैं. जो इनसे wood derived होगा that is hard, strong and non resinous and dark in color. ठीक है, this possesses indexed annular rings, same वही है. एग्जाम्पल इज साल, टीक, ओक एंड बबूल. ठीक है, जो भी ये होंगे दैट इज व्हाट एक्सोजीनियस. नेक्स्ट इज एंडोजीनियस. एंडोजीनियस का क्या क्लासिफिकेशन है? दीज आर द ट्रीज विच ग्रो इन बल्क इनवर्ट डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मार्क थ्रू आउट देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इनसे भी हम कुछ वुड ले सकते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड केस में, मतलब जिनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होता है. ठीक है, बैम्बू, केन, पाल्म ट्री इनके एग्जाम्पल है. अब आते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर के लिए आप जब भी बनाओगे, देखो ये फिगर ध्यान से देखना, ये फिगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी शीट्स में. ठीक है, ये पूरा फिगर है. फिगर दिख रहा है, नीचे आ जाओ. ठीक है, ये फिगर में देखो हर एक चीज बताई गई है. व्हाट इज मेडुलरी रेस, व्हाट इज एनुअल रिंग्स. अभी जिनकी बात हो रही थी दिख रहे हैं, ये रिंग्स दिख रहे हैं 1 2 3 4. इट विल डिसाइड द एज ऑफ द ट्री. ठीक है, कितने साल ट्री हो गए. एक रिंग कंप्लीट हो रही है 1 साल बाद. ठीक है, दिस इज एनुअल रिंग्स. और ये एनुअल रिंग्स के बीच में जो जा रहा है ये, ठीक है, दिस इज नोन एज मेडुलरी रेस. ठीक है, और जो सेंटर में होता है दैट इज नोन एज पिथ. पिथ इज द लिक्विड. ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है और यही डिसाइड करता है. देखो इसके जो अंदर का वुड है ना, इसको बोला जाता है हर्ट वुड. ठीक है, वही यूज आता है ज्यादा से ज्यादा, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है, दिस इज द हर्ट वुड. हर्ट वुड के बाहर भी एक सैप होता है. जैसे हम पेड़ काटते हैं ना, तो उसके बाहर से एक लिक्विड निकलता है, दैट इज सैप वुड. ठीक है, बाहर वाली जो लेयर आती है दैट इज कैम्बियम, और उससे भी बाहर होता है बास्ट, और सबसे बाहर होता है बार्क. बार्क आपने देखा होगा, जो जिसको खाल बोला जाता है ना. कई बार्क यूज होती हैं हमारा, मतलब जैसे मेडिसिन की तरह. ठीक है, तो दीज आर द डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द ट्रंक. ठीक है, जब हम काटेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई देगा. ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स. कौन कौन से होते हैं? पिथ, हर्टवुड, सैप, कैम्बियम, इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज. ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1 मिनट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात है, जब आप वुड का यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा जो टिम्बर होगा, व्हाट शुड बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड टिम्बर. ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपीयरेंस. अ फ्रेशली कट सरफेस शुड हैव द हार्ड एंड द शाइनिंग अपीयरेंस. सबसे पहला आपका हार्ड होना चाहिए और उसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए दैट मस्ट बी शाइनिंग. ठीक है, द कलर शुड बी डार्क एंड यूनिफॉर्म. लाइट कलर इंडिकेट्स लो स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर हल्का होगा तो इट विल इंडिकेट दैट इट्स स्ट्रेंथ इज लो. ठीक है, नेक्स्ट इज स्मेल. should have sweet smell and unpleasant smell indicates decayed timber. मतलब कहने का मतलब है जो स्मेल होनी चाहिए स्वीट स्मेल होनी चाहिए. अगर स्वीट स्मेल नहीं है, अनप्लीजेंट स्मेल है, तो इट इंडिकेट्स दैट द टिम्बर इज डिकेड. ठीक है, सड़ रहा है या सड़ गया है. नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स. अब टिम्बर होगा तो सिंपल सी बात है, टिम्बर में भी कई सारे डिफेक्ट्स भी होंगे. ठीक है, तो मतलब पहली चीज तो हमारा जो हम जो यूज करेंगे इन पर्पज के लिए, तो उसके लिए हमारा इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए. ठीक है, अब डिफेक्ट्स में भी नॉट्स, फ्लॉज, शेक्स. ठीक है, ये अलग अलग टाइप से डिफेक्ट्स हैं, इनको भी डिटेल में देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज साउंड. टिम्बर शुड गिव आउट अ क्लियर रिंगिंग साउंड. जैसा कि हमने ब्रिक में पढ़ा था, ब्रिक में कौन सा साउंड होना चाहिए? हाँ, तो वो हम चेक करते थे फिजिकल अपीयरेंस से ही. वैसे ही हम टिम्बर का भी देखेंगे कि टिम्बर का भी जो हमारा होना चाहिए, इट शुड हैव अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन 2 पीसेज आर स्टक. A dull heavy sound indicates decayed timber. ठीक है, अगर डल होगा तो it will represent that the timber is decayed. Next structure, it should be uniform with regular annual rings and medullary rays should be hard and compact. ठीक है, medullary rays भी होनी चाहिए जो hard और compact होनी चाहिए. ठीक है, next is durability. सबसे important है, क्योंकि जो आपका wood use होगा तो उसके बाद you have to use in the structure. ठीक है, structure में use कर रहे हो तो अगर durable नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है. ठीक है, durable का क्या मतलब है? आप जो दीमक और ये सब चीज देख रहे हो उससे affected ना हो. ठीक है, तो द एक्शन ऑफ फंजाई, इंसेक्ट्स, केमिकल्स, फिजिकल एजेंसीज एंड मैकेनिकल एजेंसीज को वो रेसिस्ट कर पाए. तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टिम्बर. ठीक है, फाइबर्स कैसे होनी चाहिए? फाइबर शुड बी स्ट्रेट, कॉम्पैक्ट एंड फर्मली एडेंट टुगेदर. ठीक है, ऐसा ना हो कि फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में हो या टेढ़े हो तो हम उनको मतलब एक वुड की तरह यूज ना कर पाए. ठीक है, तो फाइबर्स भी इट शुड बी स्ट्रेट, कॉम्पैक्ट एंड फर्मली एडेड होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज टफनेस. शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू द शॉक्स ड्यू टू द वाइब्रेशन. सिंपल सी बात है, अगर वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं तो इट शुड हैव अ रेसिस्टेंस टू ऑफ, मतलब जो भी शॉक्स लगे उसके लिए इसके पास रेसिस्टेंस होना चाहिए, तब इट इज नोन एज टफनेस. ठीक है, नेक्स्ट इज डेंसिटी एंड द वेट. अब डेंसिटी में भी इट कोड टेल्स द
8 ऑफ द टिम्बर शुड बी नोटेड एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट उसका जैसे हम लोग बाकी चीज में भी करते थे, सीमेंट वेमेंट में भी देखते थे कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, वैसे ही इस टिम्बर का भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 12%। ठीक है, परसेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द वुड हैज अ वेरी लार्ज इफेक्ट अपॉन द स्पेसिफिक वेट। अब देखो मॉइस्चर कंटेंट का फर्क इफेक्ट क्या पड़ता है, जब हमने टिम्बर लिया उस टाइम कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा उसका। ठीक है, वो धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसको इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज करना है, मतलब बहुत टाइम के लिए यूज करना है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट इतना नहीं हुआ तो आगे उसमें वही डिफेक्ट्स लगने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए पहले ही हमें ये चीज चेक कर लेनी है। उसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड इज लेस देन 1 एंड इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द स्पीशीज। अलग अलग टाइप्स के वुड पे डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट कंडक्टिविटी। अब हीट कंडक्टिविटी शुड बी लो, क्वाइट लो। कंडक्टिविटी अलोंग द फाइबर इज मोर देन अक्रॉस, मतलब कहने का मतलब है हीट कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए। ठीक है, साउंड कंडक्टिविटी भी, टिम्बर हैज द कंडक्टिविटी, मतलब साउंड कंडक्टिविटी भी कुछ इस तरीके के हो कि मतलब यूज कर सकें हम उनको। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर। अब हम बात करेंगे किसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग ने अब तक पढ़ा है कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसा कि हम मटेरियल कोई भी यूज करते हैं तो उसकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ देखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसी तरह हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देखनी है। ठीक है, कि हमारी टिम्बर कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज आइडेंटिफाइड अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, ग्रेन, अब देखो टिम्बर के अंदर जो वुड हमने काटा है उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्स पे ही डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन इज मोर देन द अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अलोंग द ग्रेन, ग्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वेदर इट इज द अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया हुआ है, क्रशिंग, वेज स्प्लिट, शीयरिंग, स्प्लिटिंग, कंप्रेशन एंड शीयरिंग, ये सारे वर्ड देखें, ब्रूमिंग और एंड्रोलिंग। ठीक है, तो इसी तरह सबके टेस्ट होंगे, पहले तो कंप्रेसिव टेस्ट कितना वो लोड ले पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो मेजर्ड बोथ अलोंग एंड अक्रॉस द ग्रेन, वही चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज बेंडिंग स्ट्रेंथ। देखो जब भी इसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो ये सारी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रेंथ और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिक बेंडिंग स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय 1 पॉइंट लोडिंग। ठीक है, इस तरीके देखो शियर अब इसमें आने लग जाएगा, जब लोड पड़ेगा ब्रेकेज होगा तो अलग अलग शियर आने लग जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर, स्प्लिंटिंग, टेंशन, कंप्रेशन, ये अलग अलग बताया गया है कि क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। अब आ जाते हैं मॉइस्चर कंटेंट में। देखो अभी ऊपर जो बताया था मॉइस्चर कंटेंट, उसको और डिटेल में, टिम्बर इज नॉट अ होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, जैसा कि इसमें आरसीसी के केस में होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ होमोजीनियस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, होमोजीनियस का मतलब क्या है बताया था मैंने, होमोजीनियस क्या होता है। तो यहाँ पे होमोजीनियस क्यों नहीं है, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक था ना। हर एक मटेरियल जब एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, उसकी मॉडुलस ऑफ एसिडिटी शुड बी इक्वल एट ईच पॉइंट, दैट इज हम बोलते थे आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, जबकि टिम्बर में ऐसा नहीं होता। टिम्बर में क्या है, वेरियस मटेरियल, जैसे ग्रेन की बात की तो अलग अलग हम बता रहे हैं, एक ग्रेन अलग डायरेक्शन में, दूसरे ग्रेन अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ होमोजीनियस मटेरियल, सारे मटेरियल एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, देखो जैसे ये लेयर बाई लेयर हो रहा है। ठीक है, तो एक लेयर का मॉइस्चर कंटेंट अलग है, दूसरे का अलग है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो टिम्बर इज नॉट अ होमोजीनियस मटेरियल इन श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम आएगी, एक लेयर जो हो रही है अलग श्रिंक करेगी, दूसरी लेयर अलग श्रिंकेज हो जाएगी, तो क्या होगा, पूरा मटेरियल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए द श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक एंड हेंस द श्रिंकेज अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है। इन वुड्स श्रिंकेज अक्रॉस द एनुअल ग्रोथ रिंग टेंजेंशियल इज मोस्ट अप्रॉक्सिमेटली 1/2 as much as the across the rings radially, only slightly the along the grain. Thus green timber unseasoned shrinks least along its length much more than, मतलब कहने का मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में ये अलग अलग हमारा श्रिंकेज शो कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। ठीक है, मतलब जब आपने टिम्बर तो काट लिया, अब टिम्बर निकल गया, आप टिम्बर के बाद उसको प्रॉपर अगर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर ड्राइंग करनी पड़ेगी उस टिम्बर की, ताकि उसके जो अंदर जो श्रिंकेज की जो लिमिट है वो अलग अलग लेयर की अलग अलग ना हो। अगर ऐसा हो जाए ये वुड में अलग अलग लेयर अलग अलग श्रिंक होने लग जाए तो इसका तो कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इसका प्रॉपर ड्राइंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड एट द ड्राइंग ऑफ द टिम्बर बिफोर
सॉरी बिलो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट रिजल्ट्स इन श्रिंकेज, ठीक है। तो ये पूरा तरीका बताया गया है कैसे कैसे करना है। तो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट होता है इज द पॉइंट इन द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द वुड एट विच द ओनली वाटर बाउंड इन द सेल्स वॉल्स बाउंड वाटर रिमेन्स एट ऑल द वाटर, ठीक है, फ्री वाटर हैविंग बीन रिमूव फ्रॉम द सेल कैविटी। देखो क्या होगा जब हम रिसेंटली अभी हमने वुड काटा तो मॉइस्चर कंटेंट, हमने क्यों बोला मॉइस्चर कंटेंट किसके कारण आ रहा है? हाँ बिल्कुल, लिक्विड के कारण आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको उस लिक्विड को हमें रिमूव करना है। तो उसको ड्राई करने के लिए दैट इज द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, एक पॉइंट आएगा जिसपे भी हम पूरा ड्राइंग प्रोसेस कर देंगे ताकि वो आगे फ्यूचर केस में ना हो, ठीक है, दैट इट शुड बिकम फ्री फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो फाइनल सेचुरेशन पॉइंट एवरेज वैल्यू लाइज बिटवीन 25 to 30%, ये वैल्यू बताई गई है। नाउ कमिंग टू द डिफेक्ट्स ऑफ द टिम्बर, ये सब सारी चीजें फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफेक्ट्स ऑफ द टिम्बर। अब अभी थोड़े थोड़े कुछ कुछ डिफेक्ट बताया, डिफेक्ट किसके से कारण आएंगे बताओ? नहीं, फोर्सेस तो आ ही रहे हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या चलो डिफेक्ट, जैसे डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट आ गया तो क्या आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज कर पाओगे? कितना ज्यादा, कि अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो आप यूज करोगे उसको, उस पर आप लोड दे रहे हो कोई भी चीज तो आप नहीं यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको तो ये सब डिफेक्ट्स होने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट्स की पहली लाइन देखो, डिफेक्ट्स अफेक्ट द क्वालिटी, रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ द यूजफुल वुड, रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड स्पॉइल द अपीयरेंस। सबसे मेन है आपने वुड यूज क्यों किया है, ताकि अच्छी अपीयरेंस हो। आपको सामने यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा दिखे या लगेगी दीमक खाया हुआ है तो आप रखोगे नहीं उसको। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी क्वालिटी रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ द यूजफुल वुड, आप मतलब सिर्फ उसी का यूज करोगे जो दैट इज डिफेक्ट फ्रॉम, मतलब डिफेक्ट जिसमें ना हो, ठीक है। एंड फेवर इट्स डिके दस लोअर इट्स इकोनॉमिकल वैल्यू, डिफेक्ट्स इन द टिम्बर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अब देखो 4 तरीके के डिफेक्ट बताए हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, सिंपल सी बात है। पहला डिफेक्ट जो हो रहा है, नेचुरल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ पे जो भी आंधी आई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल फोर्स, इसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्लड आ गया, फ्लड के कारण भी पेड़ क्या हुई, ट्विस्ट हो गई, कुछ और हो गया, ठीक है। तो दीज आर द नेचुरल फोर्सेस, पहला हो गया। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, ये भी लगते हैं, ठीक है। इसमें आप ये मतलब होते ही होते हैं, बैक्टीरिया भी लगेगा, इंसेक्ट भी लगेगा। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, अब सीजनिंग आ गई, सीजनिंग का कैसे आई, ऑटम विंटर, यहाँ पे ये नहीं है, ये सीजन नहीं है। सीजनिंग क्या है, हम प्रॉपर सीजनिंग देते हैं इनको, ठीक है। कौन सी सीजनिंग हम यूज कर रहे हैं, सीजनिंग हो गई अगेन जो उसकी वाटर कंटेंट को निकाल रहे हो, ठीक है। ड्राइंग इज ऑल्सो सीजनिंग, ठीक है। आपने क्या किया, वुड को धूप में रख दिया, ये भी एक तरीके का प्रोसेस है सीजनिंग का, ठीक है। उसको आप प्रॉपर तरीके से वो कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। प्रॉपर सीजनिंग नहीं हो पाएगी तब भी उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब वाटर की पूरी क्वांटिटी नहीं निकली तब भी उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, अब इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। हर टिम्बर तो हमें अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, उन टिम्बर का कन्वर्ट करना है हमें अपने पर्पस के लिए, किस पर्पस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें मिला तो था वुड बहुत अच्छा, लेकिन हमने जब कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन में हमने कुछ गलती कर दी, तो दैट इज ऑल्सो वन डिफेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब इनका डिफेक्ट का थोड़ा सा डिटेल में है, अब इनको एक एक चीज पढ़नी है और विथ फिगर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसा पहला डिफेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, नेचुरल फोर्सेज के कारण क्या होगा, नेचुरल फोर्सेज मैंने बताया, आंधी वांधी आई, आंधी आएगी तो क्या होगा, जैसे मान लो अभी अभी पेड़ निकल रहा है, ठीक है। अब बड़े बड़े पेड़ बनने से पहले की बात है, जैसे ही उसमें आंधी आई तो वो क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो ट्विस्टिंग के कारण जो उसमें चेंज आया दैट इज नोन एज नॉट्स, ठीक है। नॉट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो उसको मोड़ा गया तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ नॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लिम्स व्हिच आर ब्रोकन और द कट एंड द फ्री ट्रंक एनकेस्ड बाय द वुड ट्रंक, या जो ट्रंक है वो ट्विस्ट हो गया, ठीक है। अभी ट्विस्टिंग का इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब नॉट्स बन जाना, मतलब आपस में वो नॉट्स बन जाए, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ नहीं, गार्ड का भी थोड़ा सा अलग से है वैसे। नॉट्स आर फॉर्म्ड इन द टिम्बर व्हेन ट्री लूज इट्स ब्रांच, ठीक है। ब्रांच का मतलब रिमूव हो जाना, ठीक है, उसके कारण नॉट्स आए। देखो हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस वुड चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े वुड चाहिए। अगर बीच में थोड़ा सा भी नॉट्स आए ना तो फिर कोई यूज का नहीं हो जाता, ठीक है। तो नॉट्स एक तरीके का वो हो गया हमारा डिफेक्ट हो गया। When the trees grows further and the puts on the wood, the stumps of these branches will fallen off and covered and appear in the knots, ठीक है। ये एक बार देख लेना, as continuity of the wood fibers is broken by the knots, they form a sources of the weakness and reduce the workability of the timber, ठीक है। तो knots के कारण क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मान लो आंधी चली, ठीक है, जो ब्रांचेस टूट गए,
ठीक है। अब टूटे भी तो ऐसे नहीं टूटे कि नॉर्मल ब्रेक हुआ, क्या होगा, वो ट्विस्ट होके टूटेंगे, ठीक है। मतलब पहले तो जुड़े हुए थे, अब ये ट्विस्ट हुआ तो यहाँ पे नॉट बन गया, यहाँ पे नॉट बना, ये तो टूट गया, लेकिन अब आगे जो फाइबर निकलेगा वो नॉट को कंटिन्यू कर रहा है, तो इस कारण एक डिफेक्ट आ गया। ऐसे ही हो जाएंगे शेक्स क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या क्रैक्स डेवलप हो गए। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन क्रैक्स इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स। अब ये एनुअल रिंग्स के बीच में जो आ रहे हैं दैट इज शेक्स, ठीक है। शेक्स का भी रुक जाओ, अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट इज हार्ट शेप में हो गया तो हार्ट शेक हो जाएगा, ठीक है। फिगर देखो ये वाला जो यहाँ पे साइड में बनाया ना, अगर देखो ये शेक्स किसके बीच में हो रहा है, ये जो मेडुलरी रेज जा रही है ना, ठीक है, मेडुलरी रेज जा रही है दो एनुअल रिंग्स के बीच में। अब ये एनुअल रिंग्स जो होंगी उसमें शेप में चेंज आ जाए, ठीक है, उसके शेप में अगर कप जैसा शेप बन जाए तो दैट इज कप शेक, अगर हार्ट का शेप बन जाए तो हार्ट शेक, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो नॉट समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं शेक पे, ठीक है। अब ये साइड वाला फिगर देखना, ये रिंग्स दिख रही हैं, अब ये रिंग्स अगर हार्ट शेप की हो गई, ठीक है, इसमें भी तो चेंजेस आएंगे ना, जब आंधी है इनके कारण क्या हो रहा है, ये इस तरीके का हार्ट शेप का जो एनुअल रिंग्स होनी चाहिए राउंड, ठीक है, राउंड ना बन के ये साइड में फिगर देखो ना, ये हार्ट शेप का कुछ बन जाए। जैसे ये सबसे क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट वाली जो दिख रही है ना, सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट का शेप देखो कुछ चेंज होता जा रहा है, सर्कुलर से कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया। तो ये अगर हार्ट के शेप में बन जाए, जैसे नीचे वाले में, आप कप पे आओ, एज निकल रहा है, बिल्कुल कप में दिख नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक करके जो बना हुआ है ये कप शेप का बन गया, ठीक है। मतलब कप जिसमें चाय रखते हैं उस शेप का अगर एनुअल रिंग्स में चेंज हो गया तो अब इसका भी हम यूज नहीं कर सकते अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। इट अपीयर्स एट द कर्व स्लिट व्हिच पार्टली ऑन होली सेपरेट्स द एनुअल रिंग्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से उनको सेपरेट कर रही हैं, ठीक है, एक रिंग से दूसरी रिंग को। तो अब क्या होगा ना, जब एक रिंग गड़बड़ हुई तो उसके बाहर की भी जो रिंग बनेगी ना वो भी राउंड शेप में नहीं बनेगी, तो ऐसे पूरा का पूरा हमारा वो टिम्बर ही खराब हो गया। ये अच्छा सॉरी, ये किसके कारण होगा, आंधी के कारण नहीं हो रहा, दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है, जो बर्फ गिर रहे हैं, ठीक है। पहले तो पेड़ बढ़ रहा था, उसके ऊपर बर्फ गिर गई, ठीक है, बर्फ गिर गई, अब बर्फ जो पेड़ बढ़ता तो बढ़ता गया अंदर बर्फ, फिर धीरे धीरे पानी बन के निकल गई, ठीक है, तो उसके बीच में गैप आ गए, तो वो गैप के कारण वो एनुअल रिंग्स में चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉस्ट एक्शन के कारण होगा। अब ये देखो, ये इससे समझ में आ रहा है, स्टार शेक देखो, अब क्या हुआ, अब ये मेडुलरी रेज की बात कर रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे इसके बीच में देखो दिख रहा है, बाहर से जो रिंग्स के जो एनुअल रिंग्स थे उसके बीच में ही आइस चला गया, ठीक है। अब ये आइस क्या होगा, एक टाइम के बाद तो पिघलेगा, तो वो क्या कर देगा, गैप बना देगा, उसने गैप बना दिया, ठीक है। तो दीज आर नोन एज स्टार शेक्स, क्लियर। इट इज द रेडियल स्प्लिट ऑफ द क्रैक्स वाइड एट द सर्कमफेरेंस एंड डायमेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्री। अब ये तो हुआ तो एंड पार्ट पे था, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर के भी उसको वुड को खराब करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देख लो रिंग शेक्स, अब ये रिंग पूरा रिंग शेप हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा भी एकदम रिंग का भी वो नहीं चाहिए। फिर इसी तरह रेडियल शेक्स, बहुत सारे शेक्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉक्सीनेस। सेम ब्रिक में मेरे को डिफेक्ट बताओ तो ब्रिक्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होते थे। नहीं, ब्रिक्स में किसके कारण हमारे वाइट कुछ स्पॉट्स बन जाते थे ब्रिक्स में, याद है कुछ? ब्रिक्स देखे, ब्रिक्स में जब हमने ओपन में छोड़ रखा है, ठीक है, हाँ, वो किस लिए आता था? वो सॉल्ट का था। कौन सा सॉल्ट? क्या बोलते थे उस प्रोसेस को? हाँ, कुछ ऐसा ही था, सही है। ये फॉक्सिन, हाँ, एफ्लोरेंस किसके कारण होता था? ड्यू टू मैग्नीशियम को क्या बोलते थे, इन सबको क्या बोलते थे? मैग्नीशियम हो गया, आयरन ऑक्साइड, और क्या चीज थी, मतलब ये तो होता था, इनको बोलते क्या थे? एक वर्ड बोला जाता था, एक्सेस ऑफ एल्कलाई, है ना। वैसे ही देखो सेम हमारा क्या हो रहा है, फॉक्सीनेस इज अगेन, जब हमने वुड काटा, ये वुड दिख रहा है, हमने पेड़ से वुड काटा हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेन आ जाना, स्टेन मे बी रेड, येलो, ठीक है, इस तरीके के जो स्टेन आ जाते हैं, या रेडिश और ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द और पिथ ऑफ द ट्री डिस्कलरिंग द टिम्बर। कलर मतलब कलर चेंज हो जाए टिम्बर का, नॉर्मल से चेंज हो जाए, जैसे रेड, येलो, मतलब देखा नहीं होगा पेड़ को कई बार काटते हैं, जो बीमारियां लग जाती है ना पेड़ में,
तो अब ये तो ऊपर से हमें नहीं दिखता, जब हमने वुड काटा, ठीक है, तो उस पर रेड रेड स्पॉन्ज आ रहे हैं, ठीक है, रेड येलो इस तरीके के आते हैं, दिस इज नोन एज फॉक्सीनेस, ठीक है। इट इज कॉज आइदर ड्यू टू द पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग द स्टोरेज और बाय द कमिटमेंट ऑफ द डिगे डाई टू द ओवर मैच्योरिटी और द ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ट्री। क्या करते हैं, हमने क्या किया, अभी मैच्योर नहीं हुए थे ट्री, ठीक है, ऐसे एक टाइम बाद ही उसकी कटिंग और वो होती है, हमने पहले ही काट दिया तो उसके कारण भी ये चीज हो जाती है। या फिर पुअर वेंटिलेशन ना हो, टिम्बर को भी प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है, कटने के बाद, ठीक है, वो अगर प्रॉपर ना हो तो उसके कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन फोर्थ इज ड्रग्जीनेस। ड्रग्जीनेस देखो, हाँ ये हो गया फंजाई के कारण क्या होगा, व्हाइट डिकेड स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। पेड़ में आपने देखा होगा, पेड़ नेचुरल रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे जैसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट बनते जाएंगे तो मतलब उसमें फंजाई का अटैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिंडगाल बर्ल्स जिसको बोलते हैं, ये दिख रहा है क्या हो गया इसमें, क्या हो गया ना हमारे, देखो ये नॉट का फिगर है इसमें, ठीक है, एक नॉट भी दिखा रहा है, पहला हमने पढ़ा था। और ये रिंडगाल कहाँ से, जहां से क्या हुआ ना कि कई बार जैसे आंधी चली कुछ चला तो ट्री को इंज्यूर, मतलब ट्री जो है एक ट्री दूसरे पे ट्री पे गिर गया या कोई चीज ऐसी गिर गई, पोल वोल कुछ गिर गया तो क्या हो गया, ट्रीज को भी इंजुरी हो जाती है, ठीक है। या इंजुरी जब यंग एज में हो जाए ना और वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाए, लेकिन वहां का जैसे यहाँ पे दिख रहा है रिंडगाल, गोल 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 सा दिख रहा है ना ये, ठीक है, दिस इज नोन एज रिंडगाल। ये क्यों हुआ, जब वो यंग एज में था तो वहां पे कुछ गिर गया, गिरने के कारण कोई इंजरी हो गई तो उसके कारण जो सेल्स थे वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाए, तो इसी तरीके का वो बना रह गया, तो दिस इज नोन एज हमारा हो जाएगा बल्स बोल लो या रिंडगाल्स बोल लो, ठीक है। दिस इज अगेन द डिफेक्ट। नेक्स्ट इज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन क्या होता है, इफ द ट्री ग्रो rapidly the annual rings are widened, this results in the coarse grain timber, such timber process lesser strength। क्या होता जाता है हमारा वही वाली चीज है, जैसे शेक से कारण तो कुछ शेप में चेंज आ रहा था, अब जो एनुअल रिंग्स हमारी बनी ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया उसमें, तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उसके बीच में जो गैप बन रहे हैं ना तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे। अब वुड को तो एक साथ यूज करोगे ना, अगर इस वुड के बीच में अगर कोई गैप होगा ग्रेन्स में तो फिर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, तो उनका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कोर्स ग्रेन भी एक तरीके का डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर देख के समझ में आ रहा है कि जब आंधी चलेगी तो क्या हो जाएंगे, फाइबर्स ट्विस्ट हो जाएंगे, तो वो अपनी पोजीशन से ट्विस्ट हो जाना, घूम जाना में भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टिम्बर्स विद ट्विस्टेड फाइबर्स अनस्टेबल फॉर सॉइंग। सबसे पहली चीज तो आप उसको प्रॉपर काट नहीं पाओगे, ठीक है। इट कैन हाउएवर बी यूज फॉर द पोस्ट एंड द पोल्स इन एन अनसॉ कंडीशन, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट यूज आप किस लिए कर लोगे, जैसे देखा होगा कहीं गाँव में क्या होता है, दो नदी के बीच में कुछ नहीं होता तो वुड को डाल दिया जाता है, तो इस तरीके का नॉर्मल यूज करना है या कभी मार्शी एरिया में ऐसा करना है तो इनका यूज वही होगा बस, है ना। पोस्ट के लिए कर सकते हो, पोल्स के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज रप्चर्स और अपसेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, दे इंडिकेट द वुड फाइबर्स विच आर इंज्यूर्ड बाय द क्रशिंग और कंप्रेशन। अब क्या होगा जब आप कंप्रेसिव फोर्स चेक करोगे, ठीक है, या मतलब क्या होता है कई बार वुड, जैसे एक तो वुड होती है जो हम काट के निकालते हैं और एक जो खुद गिर जाती है, ठीक है, फेलिंग ऑफ द ट्री जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो खुद से, मतलब खुद से गिरने में क्या होगा, देखो एक तो हम काट रहे हैं, प्रॉपर रस्सी से बांध के गिराया जाता है ताकि वो गिरे तो उसमें नुकसान ना हो, ठीक है। तो और एक होता है खुद से गिर जाना, खुद से गिरेगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ द ट्री के कारण क्या होगा, अपसेट्स मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें, है ना। अपसेट्स आर मेनली ड्यू टू द इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ द ट्रीज एंड एक्सपोजर ऑफ द ट्री यंग एज टू द फास्ट ग्रोइंग। मतलब कहने का मतलब ये भी क्या होगा, जब पेड़ बन रहा था, ठीक है, यंग एज में जब फिर से ट्विस्टिंग हुई या कुछ ऐसी चीज हो गई तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, टेढ़ा होने लगा, ठीक है। जब वो बड़ा हुआ तो उसके बाद वो इम्प्रॉपर तरीके से गिर गया तो उसके कारण क्या हो गया, अपसेट्स आ गए या रप्चर्स आ गए। इसी तरह विंड क्रैक्स, ठीक है, विंड के कारण कुछ क्रैक्स आ जाए। इफ द वुड इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक एजेंसीज इट एक्सटीरियर सरफेस श्रिंक्स, ठीक है, सच ए श्रिंकेज रिजल्ट्स इन द क्रैक्स। क्या होगा, धीरे धीरे जब जैसे ही फ्रॉस्ट के कारण क्या होता है ना, श्रिंकेज शुरू हो जाता है, हमारा पता नहीं चलता हमें इससे, ठीक है। धीरे धीरे वो और बड़े होते जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सटीरियर सरफेस बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है ना। दे आर नॉट वेरी डीप, मतलब जो यंग मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होते वो सब, ठीक है। तो उसके कारण विंड के कारण भी उसमें जो क्रैक्स आ जाए दैट इज विंड क्रैक्स। अब आ जाता है डिफेक्ट्स ड्यू टू फंजाई बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स। ये पहला था पूरा, अब तक 9 डिफेक्ट्स हमने किसमें पढ़ लिए, नेचुरल में। अब आ गए फंजाई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स। कुछ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। Timbers can have a long serving life if it is protected from the weathering effects and attack from the bioorganism, ठीक है। Most of the defect causes
आर रिलेटेड टू द मॉइस्चर। सिंपल सी बात है, फंजाई, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स किसमें सबसे, अगर इनके पास मॉइस्चर है तो ये खुद ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा घर में खुद से ही ये चीजें, आपको ऐसा नहीं कि कहीं से कोई इंसेक्ट आएगा वो चीज करेगा, नहीं, जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट इनको मिला, ठीक है, तो ये फंजाई ये सब खुद से प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और वो खुद से डिटोरिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया डू नॉट कॉज एनी सीरियस डैमेज टू द टिम्बर एक्सेप्ट फॉर सम डीकलरेशन। बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, सिर्फ कलर चेंज कर देता है, ठीक है। वेयर एज फंजाई आर अ सिस्टम ऑफ द प्लांट्स ऑर्गेनिज्म विच लीव इन एंड अटैक द टिम्बर कॉजिंग रॉट डिके, ठीक है। फंजाई तो पूरा का पूरा मतलब टिम्बर को अच्छे से अच्छे वो इसी पे रहते ही हैं, ठीक है। फंजाई पूरा का पूरा टिम्बर को ही खाते हैं, इसी का सब मतलब पूरा नुकसान यही पहुंचाते हैं, ठीक है। दे अटैक द टिम्बर ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सा, वही है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट अगर 20% से ज्यादा है टिम्बर का, ठीक है, द अटैक ऑफ द टिम्बर, तभी वो अटैक करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड द वार्म फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंजाई, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब हवा और मतलब ह्यूमिडिटी ऐसी हो जिसका की ग्रोथ हो जाए फंजाई का, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो डिके ऑफ द वुड नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू द फंजाई वुड नॉट अकर। Therefore, the dry wood having moisture content less than 20% will remain sound for centuries, ठीक है। तो 20% से कम होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। जो हम लोग 12% बता रहे थे, 12% शुरुआत में हमने किया था, तो 20% से लेस है तो हमारा वुड ठीक है। और ड्राई वुड की बात कर रहा है, जब हमारा वो तो था सॉफ्ट मतलब तुरंत निकला हुआ वुड था, दैट इज 12%, तो ड्राई वुड हमारा 20% से कम ही होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट उसका, ठीक है। तो वो हमारा रिमेन साउंड फॉर सेंचुरीज। एंड वुड सबमर्ज्ड इन द वाटर विल नॉट बीट लैग बाय द फंजाई बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ एयर। और दूसरी चीज, अगर अपने वुड को आप पानी में रखोगे ना तब भी फंजाई लगने का कोई अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एसेंस ऑफ एयर है, एयर भी जरूरी है फंजाई के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इसके कारण दो तरीके होते हैं, ब्राउन रॉट और ड्राई रॉट, ठीक है। रॉट मींस डीके, रॉट का मतलब ही होता है डीके करना, ठीक है। तो ब्राउन रैट फंजाई ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज कंपाउंड्स ऑन द वुड एंड अटेन्स ब्राउन कलर। ड्राई रॉट इज अटैक ऑन द सैपवुड बाय द फंगस फॉर फीडिंग एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई एंड पाउडरी कंडीशन। अपने घर में देखा होगा कई बार, इन्हीं को हम लोग इनको ही बोलते हैं ना दीमक, शायद है ना, दीमक और भी कुछ नाम होते हैं इनके, बीटल्स और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो एकदम आपकी जो वुड है ना, कितनी भी अच्छी सी वुड हो, उनको क्या कर दें, अगर उनको मॉइस्चर कंटेंट मिल गया, ठीक है, 20% ज्यादा, तो वो एकदम इसको धूल की तरह बना देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया क्या हुआ, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, डैम्पनेस, प्रेजेंस ऑफ द सैप एंड स्टैग्नेंट एयर एंड वार्मथ where there is no free air circulation, example non-ventilated basements and damp situation, example kitchen and toilet, easily attacks on unseasoned softwood by charring, painting, tearing and unseasoned timber, ठीक है। रेमेडी इज टू यूज वेल सीजन टिम्बर फ्री फ्रॉम द सैप, ठीक है। ये था कौन सा था कॉजेज से, अच्छा उसके क्या बोलते हैं, ये ब्राउन रॉट और इसके किसके पेंट, हाँ पेंट नहीं, पेंट तो बचाने के तरीके हैं, एक मिनट क्या है, क्या बोला भाई, चेयरिंग, पेंटिंग एंड टेयरिंग द अनसीजन, ये करने से बचेंगे, ये करने से रेमेडी, दिस इज द रेमेडी टू यूज वेल सीजन। by tearing, painting and tearing the unseasoned timber, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया, दिस इज द रेमेडी है मुझे लग रहा है, ठीक है, ये रेमेडी है। अनसीजन टिम्बर है तो वैसे वो खराब होगा अगर उसको सीजन नहीं करा तो। अच्छा बिल्कुल सही, सही है, कॉजिंग ही है। अनसीजन टिम्बर जिनको प्रॉपर तरीके से सीजनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उसमें आप पेंट लगा दो, चेयरिंग कर दो या टेयरिंग कर दो, कुछ भी कर दो, तब भी वो हमारे इंसेक्ट्स उस पर लग जाएंगे, ठीक है। सर लेकिन पेंट लगाने से तो एक लेयर भी फॉर्म हो जाएगी, तो एयर की एब्सेंस हो जाएगी उस टाइम पर, बहुत देर तक नहीं बचा पाएंगे, कुछ एक टाइम तक ही। हाँ, तो वो देखो पेंट क्या होगा, लेयर तो कौन हो गई, अगर एक छेद हो गया, ठीक है, तो इंसेक्ट्स इतने वो होते हैं कि भैया कुछ भी करने को, वो पेंट कितने दिन तक चलता भी है, ये भी तो है ना। नेक्स्ट इज वाइट रॉट फंजाई अटैक्स ऑन लिगेन ऑफ द वुड्स, ये अलग अलग रॉट्स हैं, ठीक है, अलग अलग
कैसे सेलुलोज हेमिसेलुलोज कंपाउंड्स के लिए, वैसे ही वेट प्लॉट, इनके कॉजेज अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन, इम्प्रॉपरली seasoned timber exposed to the rain and wind to prevent wet rot, the well seasoned timber used for the exterior work or underground work, or it should be covered by the tar or paint. देखो ये आ गया ना, ठीक है, tar और paint for protection against the moisture, ठीक है, moisture से तार वही होता है जो रोड पे नहीं डाला जाता ब्लैक वाला, वो भी आप कवर कर सकते हो, वो भी एक लेयर फॉर्म कर देता है। इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, ये हैं वाइट एंड्स, ये सबसे खतरनाक होते हैं, एक बार लग गए ना तो जिंदगी में कभी जाने वाले नहीं है इनका, आप तेल डालो कुछ भी डालो कभी नहीं जाते। इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, वाइट एंड्स, टीज एंड मैराइन बोरर्स, ठीक है, इन सबका नाम है। टर्माइट्स मेक टनल्स इनसाइड द टिम्बर, पूरी की पूरी टनल बना लेते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेंटर, लीविंग आउटर शेल इंटैक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा, अंदर से पूरा खोखला कर देंगे। देयरफॉर टिम्बर पीस में साउंड टिल इट कंप्लीट्स फेल, few good timbers such as teak, साल can resist the attack of white ants, सिर्फ टीक साल और कुछ ही हैं जो इनके अटैक से बच जाते हैं, नहीं तो ये सारे वुड को ऐसा कर देंगे ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा, ये बाहर का बाहर पेंट दिखेगा और अंदर का अंदर पूरा पूरा खोखला। जब कई बार आवाजें नहीं आती, कुछ कुछ आवाजें आती रहती है ना, हाँ वो काटते रहते हैं, आपको नीचे दिखेगा, नीचे सारे धूल वूल दिखेंगे। नाउ कमिंग टू द सॉइंग ऑफ टिम्बर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर प्रॉपर सॉइंग नहीं होगी तो हम प्रॉपर, मतलब देखो वुड तो बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन उसमें से प्रॉपर तरीके से हमें सॉइंग करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें, सॉइंग का मतलब क्या हो गया, काटना, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ है यहाँ पे, है ना, सॉइंग यूज कर सकते हो कारपेंट्री लैब, तो टिम्बर, पूरा टिम्बर तो यहीं पे है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइंग, ऑर्डिनरी, क्वार्टर, टेंजेंशियल, रेडियल, देखो काटने के आधार में फिगर के साथ दिखाया, ऑर्डिनरी सॉइंग आपने सीधा सीधा काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल, क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर मतलब 45 डिग्री पे, और रेडियल, रेडियस के अलॉन्ग काट रहे हो, ठीक है। रेडियल सॉइंग क्या होते हैं, इन द रेडियल सॉइंग कट्स आर मेड पैरेलल टू द मेडुलरी रेज, ठीक है, और द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इट गिव्स डेकोरेटिव इफेक्ट, इन दिस सॉइंग स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इज ऑब्टेन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन चाहिए तो आप कैसे काटोगे, रेडियल, ठीक है। लेकिन रेडियल सॉइंग में क्या एक और चीज क्या होती है, वेस्टेज इज ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है, वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप ये देखो ना, ये वुड है, इसको आप रेडियली काटोगे तो वेस्टेज जो बच जाएगा वो भी तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी और फ्लैट और स्लैब सॉइंग, एक ही को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इट इज वेरी क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड, ऑर्डिनरी में सिंपल काट रहे हो आप, सिंपल वो रखते हैं ना, तो इस बहुत जल्दी होता है और इकोनॉमिकल मेथड है। लॉग इज मूव बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड ऑन अ सॉ व्हिच कट्स पैरेलल स्लाइसेस, अभी जाके भैया से पूछ लेना कौन सी सॉ कैसे क्या करते हैं ना। Planks are liable to wrap and twist because of unequal shrinkage of the central portion. Hardwood bound on the ends by sapwood showing higher shrinkage, ठीक है, इसमें हाईएस्ट श्रिंकेज होता है। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल, ये सब एक बार देखना, ये फिगर बीच में आ जाएगी, चलो देख लेना एक बार, है ना। टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलॉन्ग जो काट रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना, टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलॉन्ग जो भी काटोगे दैट इज टेंजेंशियल। हाँ, प्रिजर्वेशन, अब प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ ऑफ द टिम्बर को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू प्रिजर्व द टिम्बर, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इट शुड बी स्ट्रांगली टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, फंजाई, इट शुड पेनिट्रेट इजीली सफिशिएंटली एंड इनटू द टिम्बर, ठीक है। It should not be soluble in water, not change its composition under ordinary climatic condition. It should cover a large surface area where with a comparatively, मतलब कहने का मतलब है आप क्या करना है, आपको अच्छा से अच्छा अपना मतलब प्रिजर्वेटिव ऐसा यूज करना है ना, मतलब अच्छे से अच्छा प्रिजर्वेटिव हो ताकि टिम्बर को कोई इफेक्ट ही ना करे, ठीक है। इट शुड बी हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग, इट शुड बी हार्मलेस, हाँ, बीइंग टू द ह्यूमन बीइंग, हाँ सिंपल मतलब हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इट शुड बी नॉन कोरोसिव टू द मेटल, इट शुड बी प्रेजेंट इन कलर, गिव एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इट शुड बी हाईली रेजिस्टेंट टू द वाटर एंड द डैम्पनेस, मतलब कहने का मतलब है बहुत अच्छा टिम्बर हो, मतलब प्रिजर्वेटिव बहुत अच्छा हो, ठीक है। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, क्रेजोलाइट ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव। अब ये आ गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टिम्बर हमने काट के लेके आए हैं उनमें ये प्रिजर्वेटिव लगा देंगे तो हमारे ये सब डिफेक्ट्स दूर हो जाए, ठीक है। वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव, अदर सच एज ASCU, ये सब अलग अलग हैं। पेट्रोलियम ऑयल एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है इनका, है ना, एक एक बार पढ़ लेना इनका, ठीक है। कई गवर्नमेंट भी हमें देती है, ठीक है, उनके कंपोजिशन बताए हुए हैं, ये सब नहीं, आपको प्रिजर्वेटिव का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये रहा कोल टार तुम्हारा, ठीक है। टिम्बर सरफेस कोटेड विद द हॉट कोल टार, जो कोयले का नहीं जलाते हैं जो, ठीक है,
पेस्ट बना के, बिकॉज कोल टार बिकम्स अ वर्केबल व्हेन हीटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रश। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ट्रेनिंग, ठीक है, इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। क्या करते हैं, कोल टार की एक लेयर पूरी वुड पे डाल देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या कर देगा, एयर बाहर की एयर अंदर नहीं आने देगा। अब वो अलग अलग है, क्या मतलब, नहीं तो अब कोल टार लगा के ऐसे ही थोड़े उसको यूज कर लेंगे, उसके बाद और भी फिनिशेस करेंगे। अभी तो ये अभी टिम्बर निकला है, अभी सिर्फ हाँ, अभी तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसके बाद उसकी फिनिशेस, ये ऐसे टिम्बर थोड़े हो गया होगा, हो सकता है इसमें भी कोल टार की एक लेयर लगाई गई हो पहले, ठीक है, तो लेयर रहेगी नहीं ना, लेयर देखो, हाँ देखो आप वो पेंट करते वक्त वो ऑयल आता है ना, टर्पाइन ऑयल, कौन सा आता है, तो एक ऑयल आता है जो पेंट आप ऐसे पेंट तो यूज नहीं करते, थिनर डालते हो ना उसमें, थिनर भी एक तरीके का ऑयल है, थिनर को भी इसमें डाल दोगे तो काम करेगा, ठीक है, तो थिनर क्या कर रहा है ना, थिनर भी जैसे पेंट को सॉल्युबल बना देता है, वैसे ही इसमें एक लेयर बन जाती है। तो कोल टार इज नॉट कि आपको एक थिक लेयर मिलेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वुड एब्जॉर्ब करेगा तो वो फिनिश हो जाएगा पूरा, उसके बाद उसकी फिनिशेस भी की जाती हैं, अभी फिनिशेस पे भी आएंगे, है ना। अब तो ये तो था सॉइंग का प्रोसेस, तो सॉइंग देखो, अभी जो ये प्रिजर्वेटिव कब यूज करते हैं, अभी हमने तुरंत काटा है, तुरंत काटते क्या मॉइस्चर कंटेंट वो एटमॉस्फेयर से भी ले लेगा, तो उस टाइम हमें एक प्रिजर्वेटिव यूज करना है, ठीक है। अब आएंगे, अभी पहले प्रिजर्वेटिव यूज कर लिया, सबसे पहला काम, जैसे टिम्बर काटा, नहीं तो उस पर क्या ये सारे ये सब लग जाएंगे, बिटल्स लग जाएंगी, कुछ और लग जाएंगे, उनको तो मॉइस्चर कंटेंट अभी मिलेगा, वो आराम से अभी अटैक कर देंगे हमारा टिम्बर खराब, तो काटने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे पहला काम प्रिजर्वेटिव लगाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सीजन करेंगे, है ना, सीजनिंग में आएगा हमारा प्रॉपर तरीका, ठीक है। तो अब सीजनिंग के भी प्रोसेस देख लो एक बार, ठीक है, 4 मिनट है मेरे पास। सीजनिंग ऑफ द टिम्बर इज फ्रॉम IS 1141, ठीक है। सीजनिंग द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट, बाई बता दिया था सीजनिंग क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट को इसमें से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। टू ड्राइंग अंडर द कंट्रोल कंडीशन एज नियरली एज पॉसिबल एज द यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द टिम्बर। देखो अब ऐसा नहीं है, इसको अगर आप टिम्बर को धूप में छोड़ दो, ठीक है, एक प्रोसेस ये भी है ड्राइंग, अभी बताऊंगा मैं, ड्राइंग वो नेचुरल प्रोसेस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट धूप में छोड़ दो, ऐसे भी वो सीजनिंग हो रहा है, लेकिन क्या वो प्रॉपर सीजनिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो सीजन हो रहा है, नीचे वाला पार्ट ऐसे ही है, नीचे वाला पार्ट अभी भी मॉइस्चर के उसमें आ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉपर सीजनिंग होनी चाहिए कि पूरे पार्ट्स में इक्वल हो, ठीक है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से वो होगा, है ना। All the parts of the timber in order to prevent the timber from the possible fermentation and making it suitable for the use, ठीक है। अब मेथड ऑफ सीजनिंग में आता है आर्टिफिशियल, बॉइलिंग, इलेक्ट्रिकल, किल, ठीक है, केमिकल, ये 4 होते हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल होगा, एयर और वाटर। सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल में पैसा ज्यादा लगेगा, नेचुरल में पैसा कम लगेगा, ठीक है। नेचुरल में टाइम ज्यादा लगेगा आपको, मतलब सिंपल देख लोगी। सीजनिंग मेथड कैन बी बेसिकली इनटू द 2 ग्रुप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या चीजें हो जाएंगी नेचुरल सीजनिंग में, it is very cheap simple method with the natural air you can use the or remove the moisture, ठीक है। the basic method is stack the timber so that the plenty of the air can circulate around the each piece, ये सब एक बार देख लेना ना, vertical separation to air can circulate around the, यही चीज है, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड कैन बी ब्रॉट डाउन टू द 20 to 25% तक ला सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल सुपरविजन, कोई जरूरत नहीं है। इट इज अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल सीजनिंग टू टिम्बर सेक्शन थिकर देन द 100 mm। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर आपका वुडी इतने कम थिकनेस का है तो आप उसको नेचुरली करो, क्योंकि आप आर्टिफिशियल करोगे तो उससे ज्यादा पैसा उसमें अनइकोनॉमिकल हो जाएगा वो, ठीक है। तो 100 mm से जो भी कम होंगे, ठीक है, थिकर सेक्शन, तो उसके लिए हम लोग नेचुरल सीजनिंग ही किया करेंगे, जिसको हम छोटे मोटे यूज में कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ज्यादा नुकसान भी नहीं आएगा। अब ऐसा तो नहीं है, वुड जो हम बना रहे हैं घर में भी अभी भी तो दीमक लगते हैं ना, तो वो नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है हुआ हो, ठीक है। तो हाउएवर स्लो ड्राइंग यील्ड स्ट्रॉन्गर टिम्बर, जबकि जो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, इससे हमारा जो टिम्बर बनेगा ना, उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इट इज चीप, सिंपल एंड रिड्यूसेस हार्मफुल एटमॉस्फेरिक एमिशंस, ठीक है। ये सबसे कोई, अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, एज द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द नेचुरल एयर सर्कुलेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, एटमॉस्फेयर जैसा होगा, एटमॉस्फेयर में अगर ठंडा हुआ तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे कंट्रोल में है नहीं कुछ भी। ड्राइंग ऑफ द डिफरेंट सरफेस मे नॉट बी इवन एंड यूनिफॉर्म, सबसे बड़ा यही है डिसएडवांटेज, क्या कि हमारा सरफेस जरूरी नहीं इवन हो और यूनिफॉर्म हो, ठीक है। थिकर मेंबर में डेवलप स्प्लिट एंड्स बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ द ईच टिम्बर मेड रैपिडली इन द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रोफोजिया फंजाई इंसेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं ड्यूरिंग द सीजनिंग, देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ द रेन अवॉइडिंग इट्स कांटेक्ट ग्राउंड इज नेसेसरी। मतलब कहने का मतलब है कहीं भी ग्राउंड पे नहीं रख सकते, कुछ हमें बेस बनाना पड़ेगा। मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 18% इट इज डिफिकल्ट टू अटेन, मतलब कहने का मतलब है नेचुरल प्रोसेस से हम 18% तक तो ला सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं ला सकते, ठीक है।
स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस विल बी मोर एंड रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल फायर हैजर्ड। सिंपल सी बात है, किसी ने आग लगा दिया, ठीक है, तो आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। ये डिफेक्ट्स कहाँ से आ गए फिर से? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ सीजनिंग के कारण कौन कौन से डिफेक्ट आ जाएंगे। अब ये भी है, बो, केस हार्डनिंग, चेक, रेडियल स्प्लिट, ये सब आ सकते हैं। ट्विस्ट, वार्पिंग, कोलैप्स, कप, हनी, ये पूरा फिगर बना के दिखाया। बो शेप का बन जाए तो बो हो गया, कप शेप का बन जाए कप हो गया, स्प्रिंग, ट्विस्ट, इस तरीके के बताए हुए हैं ना। अब नेचुरल और किन सीजनिंग को वो किया गया है, ठीक है। किल बनाया जाता है ना, जो वैसे ब्रिक में होता था ना, हाँ वही वाली। मतलब जरूरी नहीं डायरेक्ट उसमें फायर देने की जरूरत नहीं है ना। ब्रिक को क्या डायरेक्ट फायर दिया जाता है क्या? हाँ हाँ, तो वही चीज है। देखो रुक जा दिखाता हूँ, फिगर रह गया इसका, फिगर नहीं। टिम्बर एक टाइप की वुड होती है, क्या एक पर्टिकुलर पेड़ से मिलती है टिम्बर वुड। कौन? कि वो टिम्बर वुड, टिम्बर तो पूरा टिम्बर हो गया, टिम्बर में बहुत सारे वुड हो गए, है ना। तो चलो सबसे पहला नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट इट टू रिड्यूस, बता दिया 18% से बिलो नहीं ला पाते। जबकि किल में क्या होगा, एक मिनट, किल, हाँ जितने लेवल तक हमें लाना होगा उतने लेवल तक हम मॉइस्चर, उस तरीके का एटमॉस्फेयर हम डेवलप कर दें, ठीक है। किल का मतलब क्या है? एक ये क्लासरूम ले लिया, ठीक है। अब अपने हिसाब से हम हीट को अपना वो करें, ठीक है। अब हम डीजल जलाएं, पेट्रोल जलाएं, आग जलाएं, अब हमारे ऊपर है, ठीक है। उससे हीट इस रूम में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, उसके थ्रू वो करेंगे तो वो ऑलरेडी उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल, ठीक है। नेचुरल सीजनिंग में क्या होगा? सिंपल एंड इकोनॉमिकल। जबकि किल में क्या होगा? एक्सपेंसिव एंड क्वाइट टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ द टिम्बर में नेचुरल में क्या होगा? एयर सीजन टिम्बर इज मोर लिएबल टू द अटैक ऑफ द इंसेक्ट एंड, सिंपल सी बात है, वहां पे इंसेक्ट्स का ज्यादा खतरा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अटैक का नहीं होगा, यही फायदा है। रिक्वायर मोर स्पेस, वहां पे स्पेस चाहिए, इसमें कम स्पेस में काम हो जाएगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस, ये क्विक प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिम्बर दिया रहा है, ये थोड़े से वीकर टिम्बर देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग देगी। क्यों? क्योंकि देखो कम टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे बहुत टाइम लग रहा है और वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में जो चीज मिलेगी आपको वो स्ट्रॉन्ग ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टिम्बर एंड देयर यूज है। ये हमें पता नहीं कि बबूल कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वेरी ड्यूरेबल, थ्रू इट टेक्स अप अ गुड पॉलिश, इट इज यूज फॉर बॉडीज, व्हील्स ऑफ बल्क। देखो कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, टूल, हैंडल्स, वेल, कर्व्स, शुगर केन एंड द ऑयल प्रेशर हाउसेस, बोट बिल्डिंग्स, ठीक है। बैम्बू कहाँ यूज होता है? देखो इट इज एन एंडोजीनियस ट्री। अब देखो आज पता चलेगा कौन कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। ब्रिजेस में यूज हो जाएगा, ठीक है। बैम्बू देखा है ना, टेम्पोररी ब्रिजेस जो मैं बता रहा था, ब्रिज बनाने हो तो बैम्बू से ब्रिज बन जाते हैं। इसके फोल्डिंग में, टैचेड रूफ्स में, रेफ्टर्स में, टेम्पोररी ब्रिजेस में, फैंसी। देखो ये चीजें आपको आपके यूज की हैं ये फॉरेन आर्किटेक्ट्स, कि आपको अगर रूफ बनाना है, अब आप पहुंच जाओ कहीं असम वसम पहुंच जाओ, मैम से पूछना वहाँ का टिम्बर का यूज कितना है, क्यों वहाँ टिम्बर का यूज हो रहा है, बताओगे? व्हाट इज द रीजन? क्या और वो वेरी फ्लेक्सिबल होता है, और मेन स्ट्रक्चर का पर्पस बताओ। अरे तो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो आरसीसी भी, आरसीसी का क्यों नहीं बना लेते हैं, स्टील का बना लें। तो एक चीज अगर नहीं वो रीयूजेबल मतलब हो जाता है वैसे वाला बच्चों। क्या रीयूजेबल? एक दिन आग लगा दिया तो गया सब, मतलब वो हार्म नहीं देता एनवायरनमेंट को। तो आरसीसी कौन सा हार्म दे रहा है? आरसीसी के स्ट्रक्चर्स को आप रीयूज नहीं कर सकते और उसको एक्सट्रैक्शन में। तो तुम ये छोड़ दो, यहाँ पे क्यों नहीं बना लेते वुड का? क्या एक्सेस में नहीं है? पेड़ काटो, ये बनाओ, गर्मी है। हेवी स्ट्रक्चर, वेट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी इंक्रीज। अर्थक्वेक जोन है, हल्का सा अर्थक्वेक आया, पहाड़ी रीजन है, हर चीज का देखो, वो देखो ना, अर्थक्वेक जोन है, हर चीज अर्थक्वेक आया, वाइब्रेशंस आए, क्या होगा? ये आरसीसी स्ट्रक्चर जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा नुकसान,
जापान वाला। और भी कई चीजें हैं। बेंटिक का भी वुड यूज होता है, इट इज यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द बोर्ड कंस्ट्रक्शन फर्नीचर। दियोदार इट इज यूज फॉर द मेकिंग चीप एंड। ये तो इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा देखना कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, ताकि आप कहीं पे यूज करवाओ। मलबरी के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर बास्केट्स एंड स्पोर्ट गुड्स लाइक हॉकी स्टिक्स। सोचो जो हॉकी स्टिक्स बन रही है मलबरी की बनी है। सीसो का भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। डेकोरेटिव वर्क्स के लिए, केविंग्स के लिए ये आप कर सकते हो। महेश सर पूछते हैं ना कहाँ पे ये मटेरियल यूज करना है, कौन से मटेरियल का सर इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड होता है, ये आप बताओगे तब लगेगा कि हाँ बीएमसी पढ़ी है, नहीं तो फिर क्या मतलब है ना। ये चीजें दिमाग में रखना, देखो इनका कैसे कैसे यूज करना है। आप जब बनाओगे ना, शीट्स बनाओगे, तो सर मैंने इनका रूफ इस वुड से बनाया है, तो लगेगा हाँ यू हैव द नॉलेज ऑफ द वुड्स, ठीक है। टीक का यूज करना है, इसको को यहाँ पे यूज कर लें, तो ये सारी चीजें वहां से रिलेट होंगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्क, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर, मैलेट्स, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, वेल कर्व्स, पाइल्स का भी टीक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज मॉडरेटली हार्ड, इट इज ड्यूरेबल एंड फायर रेसिस्टेंट, ठीक है। इट कैन बी इजिली सीजनड एंड वर्कड, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज, कौन सी वुड हमारी वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन टीक थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे कैसी चीजें यूज करनी है। दिस इज व्हाट टिम्बर, खत्म हो गया टिम्बर, ठीक है। अभी एक दो पीपीटी और मैं दूंगा, अभी रुक जाओ पहले इसको बंद। पूछना है?